अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स का ढंढोरा पीटा जा रहा है और गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे थे या उनका जो काम है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लेबल नहीं लगाना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सारे फिनोमेना को समझने के लिए हमें ये ज़रूर जांचना होगा कि ये ऑफशोर कंपनी होती क्या है। तो मैंने एक डिटेल्ड रिसर्च की है इसके ऊपर। ऑफशोर कंपनी कोई इलीगल काम नहीं है। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई इलीगल काम नहीं है। ऑफशोर कंपनी क्यों बनाई जाती है? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई शख्स जिसका बिजनेस एक मुल्क के अंदर हो और वो रहता दूसरे मुल्क के अंदर हो और वो पैसा उस मुल्क में रखना चाह रहा हो जहां वो नहीं रहता है, तो उसके लिए उसको एक ऐसी कंपनी डिक्लेयर करना होती है। अब मैं लफ्ज़ डिक्लेयर इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक ऐसी कंपनी बनाना होती है जो कि उस मुल्क के कवानीन से मुताबिकत रखती हो और कम से कम पैसा वहां की हुकूमत को देकर और जिस मुल्क में वो रह रहा है वहां की हुकूमत को देकर वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हो। इसको ऑफशोर कंपनी कहा जाता है। हमारे यहाँ एक वावेला मच गया कि शायद तमाम लोग जो ऑफशोर कंपनी रखते हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर ऑफशोर कंपनी किसी सियासतदान की है और उसके जो गोशवारे जमा कराए गए हों इलेक्शन कमीशन के अंदर या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, उस मुल्क के जो रेवेन्यू का जो इदारा है उसके अंदर, तो फिर तो वो ठीक काम कर रहा है। और उस ऑफशोर कंपनी के जरिए अगर किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है या कुछ ऐसा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ जो कि शेडी हो, तो फिर वो लीगल है। गैर अखलाकी जरूर है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स करप्शन करता है, बड़े लेवल की करप्शन यानी अरबों की करप्शन करने के बाद प्ली बार्गेन करके कुछ पैसा जमा करा के अपने उस पैसे को वाइट कर लेता है, तो ये कानून में शिक तो मौजूद है, इलीगल नहीं है, लेकिन गैर अखलाकी जरूर है। इसी तरह से ऑफशोर कंपनी बनाकर जो बंदा दूसरे मुल्क के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टीज एंगेज करता है, खरीदता है, रेंट करता है या बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, वो इलीगल नहीं है लेकिन गैर अखलाकी जरूर है। तो वो तमाम लोग जो हमें अखलाकियात के भाषण देते हुए नजर आते हैं सुबह दोपहर शाम, वो इन तमाम गैर अखलाकी धंधों में मुलव्वस जरूर होते हैं, गैर कानूनी नहीं है। अच्छा, अब इसमें सवाल यह है सबसे पहला कि ये जो ऑफशोर कंपनियां जाहिर करते हैं इदारे, वो इदारे इस तरह का काम क्यों करते हैं? तो हमारे ये जो ICIJ है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये अरसा दराज से मुख्तलिफ लीक्स सामने रख रहा है। जैसे आपको याद होगा पनामा लीक्स इन्हीं की जानिब से आई, फिर पैराडाइज लीक्स आई जो केबल्स की सूरत में सामने आई, फिर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया इन्होंने और पेंडोरा पेपर्स ले आए। अब लेकिन ICIJ या इस तरह के दूसरे जो कंसोर्शियम्स हैं उनका काम तहकीक करके उन लीक्स या केबल्स के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के वो अफराद जिनका पैसा जाहिर नहीं है, छुपा हुआ है, उनकी डिटेल सामने रखना है। उनका काम ये नहीं है कि वो ये डिफाइन कर सकें कि जो ऑफशोर कंपनी किसी की है वो लीगल है या इलीगल है, डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है। तो इस दफा भी इन्होंने पेंडोरा पेपर्स में उन तमाम लोगों को एज ए रेडार बता जरूर दिया कि इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हमने खुद भी ट्वीट्स होते हुए देखे, ये फरमा रहे थे कि उनकी तो गोशवारों में डिक्लेयर्ड है, जैसे अलीम खान साहब हो गए, जैसे खुसरो बख्तियार साहब फरमाते हैं कि उनके भाई की ऑफशोर कंपनी उमर बख्तियार की, उमर शहरियार की, वो डिक्लेयर्ड है। तो जब ये चीजें डिक्लेयर्ड हैं तो फिर इनके ऊपर उतना सीरियस चेक नहीं आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, ये डिटेल जरूर सामने आती है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है जो कि इन्होंने जाहिर नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं उस पॉइंट पे आने से पहले कि ये जो ICIJ ने काम किया है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कैसे होनी चाहिए, एक कमेंट और जरूर कर दूंगा कि ICIJ का काम ट्वीट्स को फरोग नहीं देना है, ओपिनियन को बिल्ड नहीं करना है। उनका काम
ओपिनियन मेकिंग नहीं है। उनका काम केबल्स या लीक्स को जनरेट कर देना है, जिस तरह उन्होंने पनामा लीक्स के अंदर किया, जिस तरह उन्होंने पैराडाइज लीक्स के अंदर किया, जिस तरह उन्होंने पेंडोरा पेपर्स के अंदर किया। लेकिन इस दफा एक अनहोनी हो गई। आई मीन के पाकिस्तान से मुताल्लिक एक ट्वीट ICIJ के हैंडल से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मंशूर के ऊपर नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर बैठे थे कि उनकी कैबिनेट के अंदर जो लोग होंगे वो करप्शन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस दफा उनकी काबीना के लोगों का नाम करप्ट लोगों के जुमरे में आता है, तो इमरान खान अपना वो वादा पूरा नहीं कर सके। तो ICIJ ओपिनियन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओपिनियन डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो प्रोपेगेशन करना किसी और इंस्टीट्यूशंस या इदारों का काम होता होगा। लेकिन जो ICIJ ने अपने आर्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा उठाकर इसको ट्वीट करके ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश किया, दैट वाज अनएथिकल। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसके ऊपर परसू करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो। अच्छा जी, इस सारी सिचुएशन के अंदर 700 से ज्यादा लोगों के नाम इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर आए हैं। तो कौन है जो लूजिंग एंड पर है? मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, इस सारी सिचुएशन के अंदर लूजिंग एंड पे ना तो मीडिया एंटिटीज के ओनर्स हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, ना तो लूजिंग एंड पे PMLN है, ना लूजिंग एंड पे पीपल्स पार्टी है, ना लूजिंग एंड पे बैंकर्स या बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं। लूजिंग एंड पे कौन होता है? जो ऑफिस बेरर है। और इस वक्त जो लूजिंग एंड पे हैं वो हुकूमती अराकीन हैं जो कि कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं या कैबिनेट से फारिग हो चुके हैं और उनके साहबजादे या औलादों से वाबस्ता लोग हैं, या फिर साबिक जो कौमी सलामती के इदारों के अफसरान हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं जिनकी फैमिलीज की ऑफशोर कंपनीज आई हैं, वो लूजिंग एंड पे हैं और उनको इस हवाले से बताना होगा। गैर अखलाकी काम है, इलीगल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, ये मेरे पूरे व्लॉग का जो है क्रक्स है, वो ये कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है। ऑफशोर कंपनी वही बनाता है जिसके पास करोड़ों से जायद की मालियत की इनकम हो। इतना पैसा कहां से आता है? मैं देख रहा था जो सनत पैदावार के वफाकी वजीर हैं खुसरो बख्तियार साहब, उनकी मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर 2010 तक की जो इनकम थी वो कुछ और थी, अब गोशवारे बताते हैं कुछ और हैं। यानी इतना पैसा कहां से आया? और $1 मिलियन की एक ऑफशोर कंपनी जो फ्लैट बनाने के लिए, वालदा के नाम पर फ्लैट बनाने के लिए डिक्लेयर हुई है, तो डिक्लेयर करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा कहां से आया जब आप सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं लेते, आप हुकूमती गाड़ी नहीं लेते, आप सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए तो नहीं आते, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। तो इसको कोई डिफाइन करेगा कि कहां से आ रहा है। सेम इज द केस विद द पीपल रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक मीडिया एंटिटीज, और उसके अलावा जिन जिन लोगों के नाम आए हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो ये चेक रखना जो है ये गवर्नमेंट का काम होता है। और खान साहब के पास दिस वॉज द हाई टाइम फॉर इमरान खान, उनके पास बेहतरीन मौका था कि इस टाइम पे जो इलेक्टेबल्स के नाम पर धब्बा उनकी काबीना के ऊपर लगा हुआ है उनको सेट असाइड करते, उनको कहते हैं सबसे पहले तहकीकात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव होता है, आप साइड पे हटें, आपको 3 महीने के लिए हम जो है आपके कलमदान आपसे वापस ले रहे हैं, और उनकी तहकीकात करते हैं। दैट वॉज फेयर अनफ, दैट कुड हैव बीन फेयर अनफ। लेकिन अभी जो हुआ है उनकी तरफ से ये जब जारी किया गया बयान, आज फवाद चौधरी साहब फरमाए थे कि 700 से ज़्यादा लोगों के जो तहकीकात हैं उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो जैसे फिर पनामा पेपर्स के अंदर हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी तरह से जिस तरह से पैराडाइज लीक्स में हुआ कुछ नहीं हुआ, और अब फिर पेंडोरा लीक्स के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। आप अक्रॉस द बोर्ड जरूर करें, लेकिन मैंने कहा कि लूजिंग एंड पे वो हैं जो ऑफिस बेयरर्स हैं, बिजनेसमैन नहीं है, कॉर्पोरेट मीडिया एंटिटीज के लोग नहीं है। लूजिंग एंड पे PTI है, पीपल्स पार्टी, PMLN, दीगर कंपनीज या दीगर सियासी जमातें नहीं है। तो इसके ऊपर खान साहब को, क्योंकि उनका मंशूर यही था कि उन्होंने करप्ट लोगों को अपनी पार्टी से साइड पे रखना है, तो अगर ऐसा है, उनके नाम आए हैं और अगर डिक्लेयर्ड भी हैं, तो वेल्थ तो चेक करें भाई, इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आया है जो आपके सरकारी दफ्तर से तनख्वाह भी नहीं लेते हैं। उनको पता भी नहीं है कि उनकी MNA की सैलरी क्या होती है, मिनिस्टर को कितने पर्क्स मिलते हैं, उनको नहीं पता। तो इतना पैसा उनके पास कहां से आता है अगर वो करप्शन का पैसा नहीं है? तो
تو یہ دس از ہائی ٹائم فار عمران خان ٹو ٹیک اے نوٹس آن دس آن امیجیٹ بیسس. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ 3 لوگ جن میں شوکت ترین صاحب ہیں, خسرو بختیار صاحب ہیں اور فیصل وارڈر صاحب ہیں, تینوں بڑے سیریس فلکس میں ہیں. ابھی تو شاید سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن آنے والے چند دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ ان کو سیٹ اسائڈ کر کے تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا. بعد میں بے شک یہ کلیئر ہو کر واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائیں, جس طرح زلفی بخاری صاحب اور اعظم سواتی صاحب اور بابر امان صاحب آئے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ضرور دبائیے گا. السلام علیکم.